जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, सत्संग कराने का शुक्राना, सारी संगत को भेजने का शुक्राना और हर पल का शुक्राना गुरु जी, साथ रहने का शुक्राना, एहसास दिलाने का शुक्राना, आप मेरे साथ रहते हो इसका एहसास दिलाने का शुक्राना गुरु जी। हम शुक्राना कौन से शब्दों में करें गुरु जी, ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपने जितने कल्याण मेरे साथ किए हैं, बस गुरुजी बस यही सोचते हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें हम सब पर, ऐसे ही हम अपनी छत्र छाया में ही रखें गुरुजी। कभी कोई गलती से भूल हो जाए तो उस भूल से कभी दूर मत जाइएगा गुरुजी, हमेशा मेरे अंग संग रहिए गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहिए। आई हुई संगत को गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी, जिसने जो मानो गुरुजी सबकी ब्लेसिंग, सबको ब्लेस करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सत्संग कराने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सत्संग तो कराया, ये तो पता ही है कि मतलब हमने सोचा था कि इस महीने बड़ा मंदिर नहीं जा पाएंगे, ये सत्संग मतलब कराने का मतलब यही था कि मैंने सोचा था कि इस महीने दिसंबर में हम बड़ा मंदिर नहीं जा पा रहे थे, तो हमने सोचा था कि महीने में 2 बार करेंगे। तो ये हुआ था कि 7 तारीख को कर लेंगे, 27 को करेंगे। हमने सोचा 7 और 27 2 दिन हो रहे हैं, तो उसी दिन मेरे मन में आया था एक बार घर में कर लेंगे, एक बार पार्लर में करेंगे। और देखो वही बात गुरुजी ने कर दी, अभी तक के नहीं चल रहा था। परसों रात में अचानक से मतलब हमें ये हो रहा था कि घर में बर्थडे का भी फंक्शन हो रहा है, भतीजे का, मतलब उसका बर्थडे हमारे चाचा ससुर के घर पे। तो हम सोचे कैसे सब मैनेज करें, समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। रात में हमको नींद ही नहीं पड़ रही थी। फिर गुरुजी ने अचानक से मेरे दिमाग में मैसेज डाल दिया कि ये पार्लर में ही सत्संग होना है। अब वो रात भर मेरे सपने में भी सत्संग चल रहा है, सिर्फ पार्लर का ही चल रहा था। गुरुजी ने बिल्कुल पूरी तरीके से व्यवस्था बना दी थी कि, और पूरा सेटअप बना दिया था मेरे दिमाग में कि ऐसे दरबार लगना है। ये जो लगा है गुरुजी ने मेरे दिमाग में पूरा सेटअप दिया था ऐसे ही, तो सेम वैसे गुरुजी के कहने पे ही हमने सारा दरबार ऐसे ही लगाया है। अच्छा लग रहा है। तो गुरुजी का ही सब कुछ है, जो गुरुजी ने इतने अच्छे भाव से बनवाया ये सारी चीजें। अभी तक के हमने अपने स्टाफ से बोला था कि 9 बजे आ जाना सब लोग, और काम वाली जो यहाँ आती है उससे बोला था कि 8 बजे यहाँ पे आ जाना, हम 8 बजे पार्लर आ जाएंगे। मेरा 8 साढ़े 8 बजे पूरा खाना रेडी हो चुका था, लंगर पूरा। तो अब वो काम वाली यहाँ पे 9 बजे तक के नहीं आई थी। हमें इतनी टेंशन हो, मेरा स्टाफ बार बार मैसेज है, ये लोग कोई नहीं आए। हमें लग रहा था कि अब हम क्या करें, गुस्सा तो इतनी आ रही थी, भर भर के उन लोग को खूब चिल्लाए हम कि मतलब 9 बजे के टाइम तक कोई नहीं आए। लेकिन यहाँ पे आते ही कितनी अच्छी पॉजिटिविटी लग रही थी कि जैसे लग रहा था गुरुजी हैं यहाँ पे। आराम से हम अकेले करते गए, वो काम वाली थी वो आई, वो साथ में बड़ी हेल्प करती रही वो भी। फिर ज्योति आ गई, उसके बाद पहले किरण आई, फिर ज्योति आ गई। तो धीरे धीरे सारा सेटअप देखो गुरुजी ने कैसे बनवा दिया। हमें लग रहा था कि 9:30 बज चुका है, कैसे दरबार लगेगा, कैसे क्या होगा। लेकिन गुरुजी हम लोग का आधे घंटे में ही सब हो गया। हम लोग सोचे टाइम ही नहीं कट रहा था, तो इतनी देर में फिर मतलब 11 बजा, और मतलब 11 बजने का टाइम नहीं पता चला। सारी चीजें गुरुजी ने बहुत अच्छे से अरेंज करवा दी। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। किसी को सत्संग शेयर करना हो तो कर लो, अपने सेवा में ऐसे ही लगाए रखे हमको। बस हमको हमें गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी जितनी भी, हमारा बस एक ही रहता है कि गुरुजी ने जितने मेरे साथ कल्याण करे हैं, और लोग और जो संगत है जिनके काम नहीं पूरे हो रहे, गुरुजी कितने इजीली कर देते हैं। लेकिन अभी लोगों को समझ नहीं आ रही चीजें। लेकिन गुरुजी बहुत हम लोग नसीब वाले हैं जो इतनी जल्दी गुरुजी से कनेक्ट हो गए। बाकी तो गुरुजी तो जानी जान है, सब कुछ जानते हैं कि कैसे क्या करना रहता है, किसको कनेक्ट करना है, कैसे क्या करना है। आज गुरुजी ने ज्योति के हाथ से भोग भी लगवाया। क्या मेरे मन में आया मुझे नहीं पता था, सोचा भी नहीं था कि इनके हाथ से भोग लगना क्या। लेकिन हो सकता है आप लोग को ये भी बता दें कि ये ज्योति है हमारे स्टाफ की। तो इन्होंने जब से मेरे पार्लर भी दोबारा से आई हैं, उस बार से आए दिन ये मेरे सपने में आती रहती है। हम आके अपने स्टाफ में सबसे शेयर भी करते हैं, ज्योति आज मेरे सपने में तुम आई, तुम्हारे पति आए। और ये इनकी शादी हुई, हमें नहीं पता था शादी यदि होगी। जब ये आई यहाँ पे, ये शादी हो चुकी थी इनकी। और जब इनको हम लेने गए थे तो मतलब हमने इनके बोला कि आना चाहती है, बोली हाँ मैम हम आना चाहते हैं, हम तो आपका ही वेट कर रहे थे कि आप अगर जिस दिन बोलोगे उस दिन हम आ जाएंगे। तो ये आई, हमने इनके सपने में देखा। 1-2 महीना शादी का इनका हुआ था मेरे घर में ही, जहाँ पे गुरुजी का रूम है, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों उसी में रुके, बंद कर लिया कमरा। 3-4 दिन पता चला ये प्रेग्नेंट है।
तो ये हो रहा था कि अभी बच्चे का भी कोई वो नहीं था, लेकिन गुरुजी ने इनकी गोद भी भर दी और हर चीज पता नहीं क्या गुरुजी ने ऐसा कनेक्शन कर रखा है, हर चीज मेरे साथ वो हो जाती जो मेरे हमको पहले ही से हो जाता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। मतलब मेरे सपने में ऐसा ऐसा हुआ तो ये ऐसा हो गया। अब हमने सपना एक दिन फिर देखा, वो भी बताया कि ये जो है ना मतलब मेरे पार्लर में ही इसको बहुत तेज पेन हो रहा, हम इसको हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं। अब क्या गुरुजी चाहते हैं, हम इससे बोलते हैं कि ज्योति तुम छुट्टी ले लो, अब तुम्हें आने की जरूरत, कहती नहीं मैम हम आते रहेंगे, जब तक हम चल रहे जब तक हम आते रहेंगे। हमको गुरुजी ने कहा है हम आपकी सेवा करते हैं। ये यहाँ पे आती रह रही, हो सकता है क्या पता हम ही इनको हॉस्पिटल लेके जाएं, जो गुरुजी चाहे, जैसा गुरुजी जैसा चाहते होंगे वही लगता है। जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। और बाकी तो बस गुरुजी सभी का कल्याण करें, जितनी संगत है सबका। जो गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, एक समय आएगा अंकल सब लोग जुड़ जाएंगे गुरुजी से। जय गुरुजी, जय गुरुजी, हमेशा खुश रहो। शेयर करने से गुरुजी और अच्छा देते हैं ना, तो इसीलिए गुरुजी तो बैठे हैं सुनने के लिए। हम लोग आप आपस में सब लोग कहते हैं, लेकिन गुरुजी के सामने शेयर करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुनाने वाले का कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तनु ने भी पहली बार सत्संग शेयर किया था। अंकल आप करिए आगे। अंकल ने भी बहुत अच्छी सेवा दी थी और बस गुरुजी अंकल का भी कल्याण करते रहे। आपने तो हमको ऐसे बुला लिया कि पता नहीं, मगर जो पहला सत्संग है मेरा, मेरे सत्संग तो बहुत सारे हैं, मगर आप जो भी मेरे भूल चूक हो तो उसको माफ करिएगा। अभी में अगस्त में हमारी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो बस गुरुजी का जल प्रसाद मैं पी रही थी घर में, और गुरुजी मतलब मेरे सपने में आते ऐसे ऐसे बोलते कहते सब मैं करती जा रही थी। जब मेरे बच्चे बहुत बीमार हो गए, वो भी मतलब अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे थे, ना बच्चों को संभाल पा रहे थे, तब गुरुजी ने मतलब हॉस्पिटल से जैसे आए, गुरुजी ने मतलब मन में एक थॉट आया कि तू बस मम्मी के घर जा अभी। तो मैं मम्मी के घर चली गई और मम्मी घर में गई, और मम्मी और हम बच्चे तीनों लोग हॉस्पिटल में 2 हफ्ते एडमिट थे। उसके बाद में जब हम घर आ गए तो बस गुरुजी का सत्संग और लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, यही सब सपने में आता रहा। 2 हफ्ते हो गए और मंत्र जाप लगातार सुनते रहे हम। बस गुरुजी बस जैसे मेरे सुबह 5 बजे सपने में आए, सत्संग देख रहे हैं, लंगर प्रसाद देख रहे हैं, मतलब सब जल प्रसाद हम पी रहे हैं। मतलब उसके बाद जैसे ही सुबह हुई, बस 7 बजे मम्मी से बोले हम अपने घर जा रहे हैं। बस मैं जैसे अपने घर आई, बस गुरु जी के सामने बस हाथ जोड़ के बस रोने लगे। और उसके बाद गुरु जी बस यही बात कह रहे हैं, तू जल प्रसाद पी और जो है अपने बच्चों को पिला, उसके बाद में सब अच्छा हो जाएगा। 2 महीने हम जॉब पे भी नहीं जा रहे थे, मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, मगर गुरुजी ने कैसे क्या, मेरे इतने सारे कस्टमर मिले हमें और घर बैठे हमारा काम चलता रहा 2 महीने, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा। और आज भी मैं बस खाली बर्तन धो रही थी गुरुजी की पूजा करने के लिए, बस उतनी देर में गुरुजी ने बस पता नहीं क्या पूजा का फोन आया कि चलो मेरे साथ यहाँ सत्संग में। और जब मैं सत्संग में आ रही थी तो नरेश बेकरी वाले हैं वहाँ पे मतलब एकदम ऐसे ही दरबार लगा हुआ हमें मिला, और जैसे ही हमने देखा हमने कहा गुरुजी सागर पहले ही हमको दर्शन दे दिए। और उसके बाद में मैं यहाँ आई और जब से अच्छा ही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और बहुत शुक्र के लिए माफ करना। और मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, और बस गुरुजी की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही मेरे सर पे हाथ रखिएगा, सब पे रखिएगा, सबको ब्लेस करिएगा, जैसे मेरे साथ अच्छा हो रहा है सबके साथ अच्छा हो गुरुजी। जय गुरुजी। इनको दे दो, सबको दे दो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अंकल, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ा कैसे जुड़ा। 2003 में मैंने गुड़गांव शिफ्ट किया था अगस्त में, और 2004 में हम कर्नल अमिताभ जी को इनके घर मिलने गए थे। तो ऐसे बातें चल रही थी, तो
मैंने कहा आपके यहाँ से कुछ फ्रेग्रेंस सी आ रही है कुछ, क्या आपने कोई परफ्यूम वगैरह लगाया हुआ है या रूम फ्रेशनर लगाया? तो वो कहने लगे कि नहीं, ये हमारे गुरुजी की खुशबू है, उनकी फ्रेग्रेंस है। हमें बड़ा अजीब सा लगा, भाई गुरुजी की फ्रेग्रेंस। फिर हमने कहा हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो वो कहने लगे इसको पता करने के लिए आपको मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलना पड़ेगा जो है। तो मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा हमें कोई एतराज नहीं है। वो कहते हैं गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट में है, मैं आपको जब मैं जाऊंगा तो आपको आपके घर से ले लूंगा और हम चल पड़ेंगे जो है। 3 दिन बाद उनका फोन आया कि आज हमने वहां जाना है, 7 बजे पहुंचना है जो है। मैंने कहा मंदिर तो जो है आपका सुबह खुलता है, शाम के 7 बजे कौन सा मंदिर खुलता है जो है। अब हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। हम तो ये इमेजिन कर रहे एक छोटा सा मंदिर होगा जहाँ मूर्तियां रखी होंगी और वहां पर जो है पूजा माथा टेकेंगे और ये करेंगे सब, मतलब जैसे आम मंदिर होते हैं वैसा होगा जो है। वो कहने लगे नहीं, आप हमारे साथ चलना। तो हमें 7 बजे वहां से लिया और हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए और ये कहने लगे कि आप जो जो मैं करूंगा आप उसको फॉलो करना। तो जो सिस्टम था, बाहर हमने शूज वगैरह उतारे और हाथ वगैरह धो के अंदर गए। तो अंदर देखा एक महापुरुष अपने बड़े अच्छे से चोले में बैठे हुए हैं सिंहासन पर। तो उन्होंने भी माथा टेका, हमने भी माथा टेका, मेरे साथ मेरी आंटी भी थी। और हम जाके, आगे जगह नहीं थे, हम जाके पीछे बैठ गए, बिल्कुल पीछे हमें जगह मिली। तो गुरुजी का जो स्वरूप हमें नजर आ रहा था, उनका चेहरा हम देख पा रहे थे जो है। तो इतने में फिर चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद दिया। तो मैंने इनको, कर्नल साहब को बोला कि अब मंदिर कब चलेंगे? वो कहने लगे यही तो मंदिर है। अच्छा चलो, हमने कहा ठीक। मैं चुप हो गया, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर शब्द जो है, गुरबानी के शब्द शुरू हो गए और हम बड़ा आराम से उसमें अपना मस्त हो गया बिल्कुल जो है। वो उनके एक एक वर्ड ध्यान से सुनने लगे। थोड़ी देर बाद जो है मैंने उनको कहा कि भाई गुरुजी अपने प्रवचन कब शुरू करेंगे? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप कहीं भी जाते हैं, निरंकारी, राधा स्वामी या और जितने भी हैं, वो अपने प्रवचन देते हैं आपसे, आपको गुरु नाम देते हैं, नाम रास्ता देते हैं आपको कई वहां पर मतलब कसमें खानी पड़ती हैं कि भाई हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, सब डूज एंड डोंट्स वो सारे उसमें बताए जाते हैं जो है। तो हम इसी उम्मीद में थे कि अभी गुरुजी कुछ नाम रास्ता देंगे या कुछ प्रवचन करेंगे, कुछ लेक्चर देंगे जो है। तो अमिताभ अंकल ने मेरे को बोला धीरे से कि आप चुप करके बैठे रहो, बस गुरबानी को सुनते रहो, यही सबसे बड़ी जो है आपका यहाँ पर पूजा है जो है। हम काफी देर तक बैठे रहे, आंखें बंद करके बैठे रहे, अपना ध्यान लगाया। कुछ थोड़ी देर के बाद जब ये शब्द खत्म हो गए, इसमें सब कुछ सेवादार आए, वो फटाफट उन्होंने वहाँ टाट बिछाने शुरू कर दिए और संगत को बोला कि आप टाट के दोनों साइडों में बैठ जाओ जो है। जैसे सब लोग कर रहे थे हम भी बैठ गए। थोड़ी देर में जो है एक प्लेट में लंगर प्रसाद आया सबके पास, और उस प्लेट को जो है 4 लोग शेयर कर रहे थे। उसमें ये नहीं था कि भाई कोई आपके साथ, कोई आपके सामने आपकी फैमिली का बैठा है, कोई भी आपके सामने हो सकता है। आप चारों
डिफरेंट रिलीजन के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के भी हो सकते हैं। तो हमने लंगर खाना शुरू किया, मगर हमारी नजर फिर भी गुरुजी की तरफ थी और गुरुजी सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे। जो है मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि ये आपने पहली बार ऐसा मंदिर देखा जहाँ ऐसे लंगर सर्व किया जाता है और ऐसे चाय प्रसाद दिया जाता है और कोई प्रवचन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मन में बड़ी जिज्ञासा थी। हम खैर चुप करके लंगर वगैरह लेके फिर उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेनी होती है। उसके लिए हम फिर जैसे लाइन में सब लोग खड़े थे, हम गुरुजी से आज्ञा लेके बाहर आ गए और वहां आके फिर मैंने कर्नल साहब से पूछा, भाई ये कैसा मंदिर है, हमने तो ऐसा देखा नहीं। वैसे मंदिर का ओरा बड़ा अच्छा था, कोई शोर शराबा नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल जो है ऐसा लगता कि जैसे कोई मेडिटेशन सेंटर हो, कि आप मेडिटेट कर रहे हैं और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप अपने मगन है जो है। तब उन्होंने मेरे को कुछ बातें क्लियर की कि यहाँ आपको नंबर 1 वहां सब एक कोई किसी का नाम नहीं जानता। वहां पर हम खाली 1-2 लोगों का ही नाम जान पाए। 2 सेवादार थे या 3 सेवादार थे, कक्कड़ अंकल, सिंगला अंकल और जोशी अंकल, बस। और किसी के हमें नाम नहीं मालूम थे। जो मेरे को लेके गए थे वो, हाँ कुछ लोगों को हम उनकी पर्सनालिटी से, उनके उससे पहचान पा रहे थे कि कुछ बड़े बड़े IAS लोग आए हुए थे और कुछ मिनिस्टर आए हुए थे जो है, जैसे MM जोशी अंकल थे शायद। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि हम उस दिन से हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ, इट इज ए पीसफुल प्लेस, इट इज ए वेरी गुड प्लेस, वी कैन कम अगेन। फिर नेक्स्ट टाइम फिर हमने खुद ही इनको फोन करके पूछा कि अब कब जाना है जो है। तो अब कर्नल साहब ने बोला कि अब मैं आपको जब भी जाना होगा आपको पहले बता दूंगा और मैं आपको लेके जाऊंगा और आपको वापस छोड़ूंगा। कोई 3 दिन के बाद जब गुरुजी के मैं माथा टेकने के लिए गया तो गुरुजी ने ऐसे पूछा कि ना ਤੁਹਾਡਾ। वो पंजाबी में ही बात करते थे। मैं कहा जी सुरेश अरोड़ा। तो वो कहने लगे गुड़गांव वाले। अब मैंने कहा जी हाँ, मगर मेरे मन में ये जिज्ञासा थी क्योंकि मेरे किसी नियर डियर को किसी को भी नहीं मालूम था कि मैं गुड़गांव शिफ्ट कर गया हूँ, क्योंकि मैं पहले प्रसाद नगर अपार्टमेंट में रहता था ईस्ट पटेल नगर के पास। वहां से हम ये अपना नया मकान बनाया था। हमने कहा पता नहीं हम यहाँ दिल लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ही सामान लेके हमने शिफ्ट किया था। और मुझे ये हैरानी हो रही थी कि इनको किसने बताया कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ जो है। जब बाहर लंगर करके हम बाहर आए, जब गुरुजी से आज्ञा लेके बाहर पहुंचे तो फिर मैंने इनसे पूछा, भाई आपने क्या मेरे बारे में बता दिया था गुरुजी को या उनके सेवादारों को जो है? कहते यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं करता, मैंने तो कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा इनका कोई नेटवर्क होगा ये ऐसा जो उनको पता लग जाता है जो नई संगत आती है उसके बारे में। क्योंकि हम साइंटिफिक एज में रहते हैं, हम पहले इन चीजों में बिलीव नहीं करते कोई सामने बैठा महापुरुष अंतर्यामी हो सकता है। तो फिर मैंने इनको कहा कि कुछ तो होगा इनका नेटवर्क। हम मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए, मगर कर्नल साहब ने बोला ये ऊपर वाले का नेटवर्क है, ये भगवान का नेटवर्क है, वो आप अभी देखते जाओ आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी जो है। अब हमारी जिज्ञासा और बढ़ती गई, जबकि हम आर्य समाजी थे, हम इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे, मगर ऐसी जगह पर आके इतना मन हमारा लग गया, इतना ध्यान हमारा लग गया कि अब
हर जिस दिन सत्संग जैसे होके आए तो अगले दिन की पहले से ही सोचना शुरू कर देते कोई कब जाना है आप जो है। इतनी जिज्ञासा थी, ऐसा दिल करता था कि हम डेली जो है यहाँ पर आए। क्योंकि मैं जॉब में था, गवर्नमेंट की सर्विस थी मेरी, तो मैंने ये हमने डिसाइड कर लिया था कि थर्सडे और सैटरडे जरूर आएंगे हम जो है। बीच में जब भी कोई भी मौका मिलता था तो हम आ जाते थे और मन करता था कि पूरा हफ्ता ही आते रहे जो है। अब हमारी ऐसे जिज्ञासा बढ़ती गई तो एक दिन कर्नल साहब ने बोला कि भाई एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर दिन के टाइम बड़ा सत्संग है, इट इज ओनली फॉर आर्मी पीपल, तो आप चलोगे हमारे साथ? मैंने कहा आप मेरे को एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, मैं पहुंच जाऊंगा। हम टाइम फिक्स कर लेंगे कि इतने बजे वहां पर मिल जाएंगे जो है, उस फार्म हाउस के बाहर मिल जाएंगे जो है। मगर मैंने ये कहा कि मगर मैं तो फौजी नहीं हूँ, तो ये तो आर्मी वालों के लिए है। तो वो कहने लगे कि क्योंकि मैं आर्मी में हूँ एंड यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली, यू कैन अकम्पनी मी। तो हम वहां गए तो वहां तो इतनी संगत थी, जो कि एम्पायर स्टेट में तो हमें मुश्किल से मतलब 300-400 लोग होते थे जो है, वो यहाँ तो संघ पूरा भरा पड़ा था वहां पर तो जो है। हम अभी गुरुजी ने सिंहासन नहीं लिया था, अभी आए नहीं थे, हम लोग पहले जाके वहां पर बैठ के जो है, हमें कोई मतलब आगे से 7-8 लोग पीछे हमें जगह मिली, हम बैठ के जो है। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने प्रस्थान किया और उस वक्त इतनी संगत थी, सारे गुलाब के फूल से जो है उनके रास्ते में बिछाए जा रहे थे। वो गुरुजी ऐसे चल रहे थे जैसे उनके पांव धरती पे ना लग रहे हो जो है। वो ऐसा कर रहे थे जैसे फ्लोट कर रहे हैं, मतलब जो ऐसे पांव ही नीचे नहीं लग रहे थे। वो जाके अपने सिंहासन पर बैठ के फिर शब्द बानी शुरू हो गई और लोग उठ के जो है गुरुजी के वहां जाके माथा टेकने लगे जो है। ऐसे बड़ा सिस्टमेटिक था जो सेवादार इतने, मतलब आपको जब वो दे कि भाई हाँ अब आप अपने उठ के जाना है तो तब ही जा सकते थे आप। बड़ा डिसिप्लिन वहां पर संगत थी। जब हमारी बारी आई तो मैं जाके जब गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया, मैं कोशिश करता था गुरुजी की सॉक्स को वो हाथ लगाऊं, क्योंकि उसमें उससे फ्रेग्रेंस आ जाती थी हाथों में जो है। मैंने उनकी सॉक्स को हाथ लगाया और गुरुजी कहने लगे की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बस आपका आशीर्वाद। कहते जा ऐश कर। मैं खुशी खुशी वापस आ गया। मैं कहा इतनी संगत में इतने हजारों लोग आए हुए हैं, उनमें अगर उन्होंने मेरे से कुछ पूछा है या मेरे से मेरी इच्छा पूछी है तो ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अब जब हम यहाँ पर आए थे इस फार्म हाउस में, तो मैंने कर्नल साहब को बोला था कि मेरी 3 बजे किसी चीफ इंजीनियर से मीटिंग है यहाँ पर हरियाणा में, गुड़गांव में जो है। तो मेरे को 3 बजे हर हालत बड़ी मुश्किल से वो मीटिंग मिली है, मैंने जाना जरूर है। तो कर्नल साहब कहने लगे भाई वहां 2:30 बजे तक शायद हम लंगर हो जाएगा, तो आप अपना चले जाना जो है, मगर बिना लंगर किए मत जाना जो है। मेरे को बड़ी वो बेचैनी हो रही थी कि बड़ी मुश्किल से मेरे को ये मीटिंग का मिला। मैं बार बार अपनी घड़ी को देखता, अभी लंगर शुरू होने में बहुत टाइम लग रहा था। अभी तो लोग जो है गुरुजी के माथा ही टेक रहे थे जो है, इतनी संगत थी तो टाइम तो लगता है। फिर थोड़ी देर में कर्नल साहब को मैंने कहा कि भाई अच्छा मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी लेके, तो आंटी को जो है मेरे घर छोड़ देना, मैं निकलता हूँ। वो कहने लगे अंकल बिना लंगर किए मत जाओ, गुरुजी की इच्छा के बिना तुम जा नहीं सकते, आप बैठो अभी।
मुझे मतलब जरा अच्छे से उसमें बोला मेरे को उन्होंने। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर और बैठते हैं। वो आगे की रो में बैठे थे, मैं उनके पीछे की रो में बैठा हुआ था। थोड़ी देर में मेरे को ऐसे वाइब्रेशन हुई मेरे फोन में, तो वहां फोन वगैरह उठा नहीं सकते थे, मगर इतना रश था, मैंने ऐसे नीचे वो मुंह करके अपना उसमें खोला तो देखा एक कॉल थी जिसमें उधर से एक आदमी बोल रहा था कि मैं चीफ इंजीनियर साहब का पीए बोल रहा हूँ, वो मीटिंग अब पोस्टपोन हो गई है, आप 3 दिन के बाद आना जो है। अरे मेरे तो खुशी इतनी हो गई, मेरे तो चेहरे की रंगत ही बदल गई, मेरी टेंशन सारी खत्म हो गई। मैं कहा ये शायद गुरुजी ने सब कराया जो है। अब गन्ना साहब मेरे को पीछे देखे कि भाई मैं तो बिल्कुल ऐसे बिना टेंशन के बैठा हूँ, उनको पता नहीं था कि मेरे को कॉल आ चुकी है। फिर मैंने उनके कान में कहा कि वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, हम अब तसल्ली से बैठेंगे, लंगर करके जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये सब गुरुजी करने वाले हैं। जिसको गुरुजी पर विश्वास है, उनको गुरुजी पर विश्वास था, उन्होंने कहा देखो उन्होंने आपको लंगर करवा के गुरुजी ने भेजना था, तो इसलिए आपकी मीटिंग का भी पोस्टपोन हो गई है। मतलब आपको गुरुजी पर विश्वास हो जाए, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको उन पर पूरा विश्वास होने लगता है जो है। ऐसे ही एक दूसरा सत्संग है कि गुरुजी के जन्मदिन पर जो है, वो जन्मदिन था शायद, बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन था जिसमें कि वो शाम के टाइम से शुरू हुआ। उसमें रात, क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन था तो 12 बजे के बाद तो फिर उनका बड़े अच्छे प्रोग्राम होते रहे, बड़े शब्द चलते रहे। गुरुजी इट वाज इन द ओपन, जहाँ अभी गुरुजी की समाधि बनी है, यहाँ पूरा लॉन होता था जो है। वहां पर स्टेज लगी हुई थी, बाहर से आर्टिस्ट आए हुए थे, एक कोई मिसेस शर्मा भी वहां से आई हुई थी आर्टिस्ट। ये जो आर्टिस्ट आते थे ये अपनी फील लेते थे जो है, कोई उन्होंने अगर कोई भजन गाने हैं या कोई और एक्टिविटी करनी है तो उसके पैसे लेते थे। जब वो मिसेस शर्मा ने अपने सत्संग में सुनाया कि मैं पता नहीं क्या सोच के आई थी और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोई फीस नहीं लूंगी, और आगे भी जब गुरुजी मेरे को बुलाएंगे तो मैं उसमें कोई अपनी फीस नहीं लूंगी, मैं खुशी खुशी आऊंगी जब भी मुझे बुलाएंगे। मतलब इतनी अटैचमेंट, मतलब जो एक बार गुरुजी से मिलता है इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि वो अपना सब कुछ भूल जाता है जो है। अच्छा, दूसरा, जब हम मंदिर में जाते थे तो हमारे मन में ये रहता था कि हम रोज लंगर खाते हैं और यहाँ कोई दान पेटी नहीं है जहाँ भी हम पैसे कुछ दे सकें, कुछ अपनी तरफ से दान कर सकें। तो हमने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, ये गुरुजी की महिमा है, आप उसकी चिंता मत करो, आप ये सोचो कि बस गुरुजी के चरणों में आए हो, अपना ध्यान उसमें लगाओ जो। तो फिर ऐसा हुआ कि वो गुरुजी के जन्मदिन से हमें उस फंक्शन से निकलते निकलते कोई 1 बज गया जो है। ये 2006 की बात है जो है। तो हम वापस आ रहे थे, तो मेरी आंटी मेरे साथ थी, तो हमारे पास 2 गाड़ियां थी, और एक छोटी टाटा की गाड़ी थी। तो आंटी वही गाड़ी चलाती थी, बड़ी गाड़ी, स्टीम नहीं चलाती थी, इसकी मारुति स्टीम जो है। उनको जरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। तो अभी रोड खाली थी, तो मैंने कहा आंटी आप इस वक्त गाड़ी चलाओ, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, और मैं इधर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता हूँ, आप ड्राइवर सीट पर बैठ जाए। इन्होंने अपने सैंडल उतार के अपना स्टीयरिंग, गाड़ी तो आती थी इनको चलानी, मगर कॉन्फिडेंस बड़ी गाड़ी के लिए नहीं आ रहा था जो है। संगत को मालूम होगा कि 2006 में अभी जो है यहाँ मेट्रो नहीं बनी थी, और रोड भी बड़ी नैरो सी होती थी, एमजी रोड जो है बड़ी छोटी सी होती थी।
एग्जैक्टली एम्पायर स्टेट के सामने रात को 11 बजे जो है ट्रैफिक वालों का वो लग जाता, बैरियर लग जाता था। वो एक एक व्हीकल को चेक करते थे जो कि गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं जो है। तो जैसे ही हम उसके नजदीक पहुंचे तो आंटी ने देखा कि बैरियर लगा हुआ है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। इनको एकदम घबराहट हो गई क्योंकि आंटी के पास लाइसेंस भी नहीं था उस वक्त जो है। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा चलो आप ब्रेक लगाओ धीरे धीरे और स्पीड कम कर दो जो है। ये ब्रेक दबाए, ब्रेक ना दबे, पता नहीं घबराहट में हो गया या इनकी सैंडल वहां जाके अड़ गई जो है, और ब्रेक की बजाय इन्होंने और एक्सीलेटर कर दिया। और वहां इतनी नैरो जगह थी क्योंकि उन्होंने बैरियर लगा रखे थे, एक एक गाड़ी मुश्किल से निकल के जाए, और उसके बीच में थोड़ी सी मतलब जगह थी जिसमें इनकी एक्सीलेटर से स्पीड और बढ़ गई और एकदम वहां से निकले। तो मेरे दिमाग में आ गया कि भाई अब तो ऐसे एकदम फ्लैश करता है ना कि ये शायद अब ये एक्सीडेंट हो गया हमारा और पता नहीं हमारे बच्चों को कनाडा में कौन करेगा। एकदम से आपका दिमाग में आ जाता है क्या होगा जो है। खैर गुरुजी के मेहर से हम बिल्कुल नीटली ऐसे निकल गए, मगर जो पुलिस वाले साइड में खड़े थे वो उछल के जरा पीछे हो गए जो है। उनको लगा कोई भाई रैश ड्राइव कर रहा है तो इसलिए उन्होंने तो अपनी जान बचा ली। थोड़ी देर आगे जाके मैंने हैंड ब्रेक लगाई, एकदम पहले तो ख्याल ही नहीं आया, मैं इतनी टेंशन में था। फिर मैंने हैंड ब्रेक लगाई, हमने अंदर ही अंदर सीट चेंज कर दी। मैं कहा आप बाहर मत निकलो, मैं ऐसे अंदर ही अंदर हम चेंज कर लेते हैं। और हमने फिर धीरे धीरे मैंने स्टीयरिंग पर आके मैंने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। इतने में एक वो पी 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 करते जो है सायरन के साथ मोटरसाइकिल पर एक पुलिस वाला आ गया। कहता जी आप चलिए वापस वहां बैरियर पर चलिए। मैंने कहा क्या हो गया? कहते जैसे आपने चलाई इतनी रैश ड्राइविंग की है, पुलिस के कहने पर भी नहीं रोके, आप वहां चलिए जो है। और ये भी कह दिया क्योंकि उन्होंने शायद लाइट पड़ती है उधर से, उन्होंने देख लिया था कि हमने सीट चेंज कर लिया। कहते हैं ये मैडम चला रही थी गाड़ी जो है। तो हम खैर अब पुलिस वालों की बात थी, हम अंदर से बहुत डरे जा रहे थे कि ना तो आंटी के पास अभी लाइसेंस है और है, हमें भी लग रहा था कि है तो रैश ड्राइविंग ही कही जाएगी, और बैरियर पर रुके भी नहीं। हम वापस आए तो उन्होंने इन द मीन टाइम कहीं अपने 100 नंबर पर या किसी पर वो कर दिया था फोन। तो एक पुलिस ऑफिसर भी जो है वो जीप में आ गया जो है। पुलिस की जीप आ गई, कहने लगे जी ये है ऑफेंडर है ये, और इन्होंने जो है हमें तो मार दिया होता है, नेग्लिजेंस ड्राइविंग है और रैश ड्राइविंग है इनकी, इनको पुलिस चौकी ले चलते हैं। पुलिस चौकी इनकी वसंत कुंज में होती थी जो है। तो वो पुलिस वाले ने हमें, आंटी तो कहती रही कि भाई देखो मैं गेटोरनी में प्रिंसिपल हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल में, और वहाँ के SHO वगैरह सारे जानते थे क्योंकि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ना ये पुलिस की ड्यूटी लगती है वहाँ पर, वो आके प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। इन्होंने बड़ा प्लीड किया, उन्होंने किसी ने नहीं सुनी। मगर जब ये इनका पुलिस ऑफिसर था उसने पूछा कि आप इतनी रात में कहाँ से आ रहे हैं? हमने कहा जी गुरुजी का जन्मदिन था, बड़े मंदिर गए थे हम। वो एकदम से उनका जो है बिहेवियर ही चेंज हो गया। वो कहने लगे अरे भाई कैसे कैसे लोगों को आप पकड़ लेते हो, चलो जाने दो इनको, कोई नहीं। अब ये देखिए ये कौन करवा सकता है? गुरुजी। नहीं तो हमारे से ऑफेंस हुआ था, हमारी गलती भी हुई थी, मगर उन्होंने हमें छोड़ दिया और कोई लाइसेंस नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा जो है। तो ये कौन करवा सकता है? ये खाली गुरुजी ये करवा सकते हैं। एक और छोटा सा सत्संग है हमारा, वो ये कि मेरे बेटे की मेरे छोटे बेटे की बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, वो दुबई में था, और मेरे छोटे बेटे की शादी का कुछ हमने फिक्स किया था, और उसके लिए हमने
टिमोली गार्डन में वहाँ का बुक कर लिया था मैरिज के लिए जो है, और वहाँ उन्होंने कहने लगे एडवांस दे दो आप जो है। हमने कोई 50,000 का जो है एडवांस उनको दे दिया था। अब किसी वजह से हमें वो जो प्रोग्राम जो है कैंसिल करना पड़ा। तो मैं टिपोली गया तो वो उनको कहा कि भाई हमारा प्रोग्राम जो है ऐसे कैंसिल हो गया, कुछ है पर्सनल रीजन है, तो आप हमारा रिफंड एडवांस रिफंड कर दें। वो कहने लगे जी ये रिफंड तो नहीं हो सकता जो है, क्योंकि या तो आप आगे की कोई हमें डेट बता दें, हम उसको वो एक्सटेंड कर लेंगे, मगर आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। हम बड़े परेशान। हमने कहा 50,000 कोई कम अमाउंट नहीं होता। अब गुरुजी की मेहर देखो कि मैं उन दिनों में थोड़ा सा इसका काम कर रहा था, हरियाणा गवर्नमेंट का जो है, इसके जो ओवर ब्रिज वगैरह बनते हैं ना, जो उसमें एस्केलेटर वगैरह लगा के मैंने कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक स्कीम दी थी उनकी। तो एक कोई महाशय मेरे पास आए, मेरे घर आए, मेरे घर में ही था ऑफिस। वो कहने लगे अरोड़ा जी हम ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि इन जो आप बनवा रहे हो ओवर ब्रिज, फुट ब्रिज जो बना रहे हो, उस पे हमारी एडवर्टाइजिंग का वो आ जाए, हमें कोई स्पेस कुछ मिल जाए जो है। तो मैंने कहा जी मैं, आप कैसे आए? कहते नहीं हमें पता लगा था कि आप ये कर रहे हैं, तो हम आपके पास आए हैं और आप हमारी स्पेस उसमें आइडेंटिफाई कर दो, ये मैं 50,000 आपको एडवांस देके जा रहा हूँ जो है। मैं खुश, मैंने कहा चलो मेरे को जो कंसल्टेंसी के पैसे मिल रहे हैं ये। वो फिर दिमाग में आया कि एग्जैक्टली 50,000 उसने मेरे को दिए, जो कि हमने टिवोली में जो है हमने लॉस कर दिए थे जो है। और संगत जी आप सुन के हैरान होंगे, उसके बाद वो आदमी आया ही नहीं मेरे पास, ना अपनी कोई दही लेने के लिए आया, ना अपने पैसे का रिफंड लेने के लिए आया। मैं बड़ी देर तक वेट कर रहा, कई महीने वेट करता रहा, वो आया ही नहीं। अब देखिए गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं कि मेरे को फाइनेंशियल बर्डन आ गई थी, मगर गुरुजी ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि वो मेरे 50,000 रुपए मेरे को वापस मिल गए थे। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने कभी गुरुजी से इस चीज के लिए शिकायत भी नहीं की कि भाई मेरा पैसे ऐसे डूब गए हैं या हमें दिला दो। हमने कभी इस चीज के बारे में सोचा भी नहीं था। जो ऐसे एक छोटा सा सत्संग हो रहा है, जैसे अंकल बता रहे थे कि मुझे सेवा का मौका मिला था डुगरी के हॉस्पिटल के लिए, तो मैं वहाँ रेगुलर जाता था जो है, डिजाइन करके ऑटोकैड अपनी ड्राइंगें लेके और लैपटॉप भी ले जाता था। मेरा तो वही ऑफिस है, लैपटॉप ही मेरा ऑफिस है। एक दिन हम साइट से वापस आए तो टाइम था बड़ा, वहां पर जहाँ गुरुजी के वहाँ हम रह रहे थे, मंदिर में जहाँ रह रहे थे, तो वहाँ वाईफाई नहीं आता था बिल्कुल। हमारे पास वाईफाई नहीं था, तो मेरी कहीं किसी भी तरीके से मैं अपना जो है लैपटॉप जो है कनेक्ट नहीं कर पाता था। हाँ, अपनी ड्राइंग जरूर बना लेता था मैं, मगर किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी। तो मेरे दिमाग में मेरे साथ एक और साथी थे, तो मैंने उनको कहा यार हमने कुछ कहीं से शब्द मिल जाए, कहीं शब्द सुनने को मिल जाए, मैं वो बड़ा मिस कर रहा हूँ जो हम वहाँ एम्पायर स्टेट में सुनते थे, वैसा कुछ अगर मिल जाए तो। ये है 2012 की बात, 11 या 12 में जो है। तो इतने में क्या हुआ, मेरा लैपटॉप में अपना आप ही कुछ वो बजना शुरू हो गया, एक वीडियो आ गई पूरी की पूरी, गुरुजी का पूरा सत्संग आ गया उसमें, वो शब्द बज रहे हैं उसमें। मैं देखूं, वो भी देखने लगे, वो कहने लगे क्या आपने कैसे किया है ये, यहाँ तो वाईफाई आता ही नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं मालूम, ना तो मेरे इसमें कोई सीडी है,
ना मेरे पास कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जो कि मैं इसको प्ले कर सकूं। मेरे को खुद हैरानी हो रही है कैसे ये हो रहा है जो है। खैर वो पूरा पूरा 15 मिनट की वो सीडी थी, वो वीडियो थी, वो हमने बड़े आराम से बैठ के प्यार से सुनी। और उसके बाद जब बंद होगी तो मैं फिर सर्च करने लगा, अरे कहीं सीडी नहीं है मेरे पास, कुछ भी पेन ड्राइव तो उस वक्त होती भी नहीं थी, सीडी वगैरह भी नहीं है, और ये कैसे हो गया। देखिए हमने मन में सोचा कि हम गुरुजी के शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी मतलब मन की इच्छा थी। वो देखो पता नहीं कैसे गुरुजी ने करा दिया मेरे को, अभी आज तक भी वो मिस्ट्री है। वो मेरे को आज तक भी समझ नहीं आया कि वो कैसे उसमें थे शब्द बजने शुरू हो गए, पूरा वीडियो आ गया उसमें जो है, और गुरुजी के उसमें दर्शन हो रहे हैं। एक और मैं अपना वो सुनाना चाहता हूँ सत्संग, वो ये कि मैं प्रसाद नगर में मेरा अपार्टमेंट था, अब मैं शिफ्ट कर गया था गुड़गांव में। तो हमने कुछ महीने तो उसको खाली रखा, मगर उसको कभी कभी महीने में एक बार जाते थे, मगर उसको मेरे को अपार्टमेंट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने अल्टीमेटली सोचा चलो मेंटेनेंस का खर्चा निकल जाएगा, इसको किराए पर दे देते हैं। तो एक किसी को किसी ने ये भी बोला किसी प्राइवेट को मत देना, कि गवर्नमेंट के थ्रू या बैंक के थ्रू किसी को आप लीज पर दे देना जो है। तो हमें एक कोई टेनेंट मिले जो कि किसी पेंट कंपनी में काम करते थे। हमने कहा कि भाई हम आपको दे सकते हैं अगर आपकी कंपनी इसको लीज पर लेना चाहे, उनके ब्याह पर हम जो है इसका एग्रीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं अपनी कंपनी से करा दूंगा। 2 साल का हमारा एग्रीमेंट हो गया। 2 साल से, क्योंकि उन्होंने मेरे को 1 महीने का एडवांस दिया हुआ था, तो उन्होंने 1 महीना पहले मेरा जो है वो चेक कंपनी के थ्रू आता था वो बंद कर दिया उन्होंने। फिर मैंने इनको कहा कि भाई अब आप खाली करो जो है इसको। वो कहने लगे कि अंकल मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी सिस्टर की शादी होनी है, और मैंने जो है आपके यहाँ इस प्रसाद नगर फ्लैट का ही एड्रेस दिया हुआ, तो लड़की को देखने के लिए लोग आते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा प्लीज और टाइम दे दीजिए। तो दिस वाज ए जेन्युइन रीजन। तो एक कंपैशनेट ग्राउंड पर मैंने उनको कहा अच्छा कोई नहीं आप एक्सटेंड कर लो। वो कहने लगे जो आपको रेंट कंपनी दे रही थी वो अब मैं आपको दे दिया करूंगा जो है। आपने एग्री कर लिया, और ऐसे करते करते वो कहने लगा कि अभी आ रहे हैं, अब इसमें टाइम लगता है। 1 साल निकल गया, फिर दूसरा साल निकल गया। अब कहने लगा नहीं पहले हमारा फिक्स हो गया था। वो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे रहा था कि भाई मैं अभी खाली नहीं कर सकता, मेरे लिए तो बड़ा लकी है ये मकान जो है। जब उसने ऐसा बोला तो फिर हम एक दिन गए उनको अल्टीमेटम देने के लिए, आंटी भी मेरे साथ थी। तो उसकी वाइफ ने ऐसे कहा कि भाई हमने कहा है खाली कर देंगे, मगर आप ऐसे धमकियां मत दो हमें। हम अगर हम चाहें खाली ना करना चाहें तो आप कोर्ट में लड़ते फिरोगे। इससे हमें और टेंशन होगी। मुझे लगा कि इनकी जो है नियत ठीक नहीं है जो है। फिर आंटी को भी टेंशन हो गई। फिर आपने सोचा चलो इसका हम क्या करते हैं, इस पर केस करके देखते हैं। तो अपने मंदिर में भी, बड़े मंदिर में भी बहुत संगत आती थी। आपको लोग कुछ जानते भी थे, कुछ एडवोकेट भी थे, कुछ उनसे सबसे सलाह की, अपने रिश्तेदारों से सलाह की। सब कहने लगे कि भाई ऐसे खाली तो नहीं होगा ये, या तो उसको कुछ आप पैसे दे दो, और या फिर जो किसी का उसके ऑफिस से कुछ वो लेके आओ, प्रेशर लेके आओ, वो उससे शायद खाली कर दे। हमें लगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया जो है। फिर 3-4 लोगों से, एक तो अंकल बोले जो वहां पर एडवोकेट थे, वो कहने लगे कि भाई आप कहो तो मैं अपने कुछ बाउंसर वगैरह भेज दूं जो है। मैंने कहा भाई नहीं ऐसा कोई काम नहीं करना, हमने कोई जबरदस्ती नहीं करनी, कोई गलत नहीं, कोई पुलिस केस नहीं बने। हम चाहते हैं पीसफुली ये हो जाए, खाली हो जाए। फिर अल्टीमेटली हमने एक दिन गुरुजी के माथा टेक के हमने कहा गुरुजी अब हमें इजाजत दो, हम इस पर केस कर देते हैं।
उसके लिए कोई जान पहचान के कोई हमारे फ्रेंड थे, उनके आगे फ्रेंड थे, वी वर द एडवोकेट इन 30 हजारी। तो हमारा वो एरिया भी 30 हजारी का ही पड़ता था। तो हमने उनसे बात करके केस जो है वो फाइल कर दिया। उस वकील ने मेरे को जो है वो उसकी कॉपी दे दी जो केस फाइल किया, कि भाई इसमें आप पढ़ लो कि भाई ये ठीक है ये नहीं है। मैं उसको लेके, मेरे को तो इतनी समझ नहीं थी लीगल लैंग्वेज क्या होती है, कैसा होता है ये। फिर हमारे एक और उसमें से फ्रेंड है जो संगत किंग है, उनका सन इन लॉ वाज ए जज इन सम अदर कोर्ट, नॉट इन 30 हजारी कोर्ट। तो हमने कहा कोई अगर आपको बुरा ना लगे तो आप एक बार हमें उनसे मिलवा दो, मैं उनको ये दिखा दूं कागज भाई ये ठीक है, हम केस फाइल किया ठीक है। तो उनसे टाइम फिक्स करके उनके हम घर में गए। तो वो भी गुरुजी के वो थे, भगत थे वो जज साहब भी। तो उन्होंने वो सारा पढ़ा तो उन्होंने कहा अरोड़ा जी ये क्या कर दिया आपने, इसमें तो कोई आपका डोमिसाइल रीजन ही नहीं है कि भाई आप मुझसे ये फ्लैट क्यों खाली कराना चाहते हो। ये तो मिनटों में जज जो है इसको वो कर देगा, कैंसिल कर देगा ये आपकी एप्लीकेशन जो है। मैंने कहा ऐसा क्या है? वो कहता है इसमें वो कहेगा कि भाई इनके पास रहने के लिए घर गुड़गांव में है, इनको अपनी नीड के लिए तो चाहिए नहीं है, भाई मेरी अपनी नीड हो, डोमिसाइल नीड हो तब तो वो सोच सकते हैं। वो आप कहोगे किराया बढ़ा दो, वो कहेगा जी किराया बढ़ा देता हूँ। आप कहोगे कि मेरे को एडवांस में दे दो तो वो एडवांस भी दे देगा। आप जो जो चीजें कहोगे वो शर्तें मान लेगा। फिर क्या करोगे आप? तो ये खाली कराना बड़ा मुश्किल है जो है। हमें तो और परेशानी हो गई। वहां से वापस आए तो मैं फिर उनके पास 30 हजारी कोर्ट गया, अपने वकील को मिला। मैंने कहा भाई मैंने जो आपको एडवांस दिया था वो मेरा वापस कर दो और ये केस मैं फाइल नहीं करना चाहता। वो कहने लगे फिर कैसे आपका वो होगा, आपको क्या हो गया? तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैंने अपने कोई रिलेटिव है उनको दिखाया था, ये वो इज आल्सो एडवोकेट। तो उन्होंने कहा इसमें कोई डोमिसाइल रीजन नहीं है, तो ये आपका ऐसे खाली नहीं होगा, ये आगे आगे चलता रहेगा केस, इसमें 10-15 साल लग जाएंगे। वो कहने लगे आप हमने कर ही दिया है केस, तो आप थोड़ा सा मेरे पर विश्वास रखो, हो जाएगा आपका ठीक। तो हमें ये लगा कि वकील तो सबको ये कहते हैं कि भाई ये केस मैं आपको जितवा के रहूंगा, तो ये भी हमें तसल्ली दे रहा है जो है। खैर अक्टूबर 2011 में हमारा वो पहली जो हियरिंग थी जो है कोर्ट में, हम वहां गए। उसका मेरे टेनेंट का भी वकील आया हुआ था, मेरा वकील भी वहां गया। तो वहाँ जज साहब के सामने जब पेशी हुई तो उन्होंने कहा जी मेरे को ये सारे डॉक्यूमेंट दे दे, मैं इनको पहले सारा स्टडी करूंगा। है जो जो इन्होंने किराए की रसीदें दी हैं, उसने हमें 6 महीने का किराया दिया था एडवांस, तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, चेक वैसे का वैसे था, मैंने उसको वापस कर दिया था। तो वो कहने लगे अच्छा मैं इसको स्टडी करके फिर हम तब इस केस के लिए दोबारा अपीयर होना चाहते हैं। उन्होंने फरवरी की डेट मिल गई, मतलब 3 महीने के बाद की डेट हमें मिल गई। फरवरी में हमने जाना था दूसरी हियरिंग के लिए, दैट वाज द सेकंड हियरिंग। हम फिर भी अपनी कोशिश कर रहे थे कोई रिसोर्सेज मिल जाए, कुछ वो हो जाए। उसमें वो हमारा वकील कहने लगा आप चिंता मत करो, अगर ईश्वर ने चाहा ठीक हो जाएगा जो। हम जब वहां कोर्ट पहुंचे, अब देखिए जब कोर्ट पहुंचने से पहले ही तो मैंने आंटी को कहा कि हम भाई यहाँ मैं पहले मत्था टेक के जाऊंगा गुरुजी के बड़े मंदिर में जो है। हालांकि मंदिर बंद होता है मंगलवार और बुधवार को, मगर फिर भी मैंने कहा नहीं मैं मत्था टेक के जाऊंगा। हम परमिशन लेके अंदर गए, मत्था टेका।
और रास्ते में मैंने आंटी को बताया कि आज तक हमने गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा, मगर हमें इस मकान की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है, पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं हमारे साथ जो है। तो आंटी फिर मेरे से थोड़ा नाराज होने लगी, कहती इस छोटी सी चीज के लिए गुरुजी को क्यों तकलीफ देते हो, जो होगा गुरुजी चाहेंगे वही ठीक होगा, हमें जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है, मगर इसके लिए तुम गुरुजी को वही वो ब्लेम मत करो, ना उनसे कुछ मांगो। खैर मैं वहां माथा टेक के वहां 30,000 कोर्ट पहुंचा। वहां जो टाइम था उस टाइम में पहुंच गए हम। हमारी दूसरी या तीसरी जो थी, 2 पार्टियां पहले जा चुकी थी, तीसरा नंबर हमारा था। हम गए तो देखा वो मेरा टेनेंट भी आया हुआ था, मगर उसका वकील नहीं आया था। वो बार बार उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली मेरा वकील भी नहीं था, मगर उसने अपने असिस्टेंट को भेज दिया था। उसने कहा मैं एक दूसरे कोर्ट में दूसरी जगह हियरिंग है, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं आई विल ज्वाइन। मगर हमें थोड़ी तसल्ली हुई कि है ही इज अराउंड, हमारा वकील आ जाएगा। तो जज साहब ने अंदर बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप उनको पूछने लगे कि भाई आपके वकील नहीं आए, वो कहने लगे जी मैं उनको कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। तो उन्होंने कहा, जज साहब ने बोला अच्छा मैं आप आपस में फैसला कर लो म्यूचुअली, जो कुछ करना चाहते हो है? ये आपको कुछ रेंट छोड़ देंगे या कुछ ऐसे करके आप आपस में कुछ कर लो, फिर 40 मिनट के बाद मेरे पास आओ, तो फिर मैं अपना बताऊंगा कि आपने अगर कुछ कर लिया फैसला। तो हम बाहर निकले तो मैंने वो अपने टेनेंट से कहा भाई चलो आपको 1-2 महीने का रेंट मैं छोड़ दूंगा, तो आप अपना कंप्रोमाइज कर लो, मेरे को बताओ कब खाली कर रहे हो जो है। वो कहने लगा जी मैं ऐसे नहीं बात कर सकता जब तक मेरा वकील नहीं आएगा। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। जो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी परेशानी हो गई, अब तो ये डेट आगे की मांग लेगा। खैर उसके बाद जो 40 मिनट बाद हम पहुंचे तो जज साहब ने उनसे, जज साहब बिल्कुल यंग थे, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आपने कुछ डिसाइड किया? कहता है जी नहीं मैं तो अभी इतनी जल्दी खाली नहीं कर सकता, मेरे को तो बड़ा टाइम चाहिए, जब मेरे को कहीं मिलेगा तो फ्लैट तो मैं तब खाली करूंगा। तो जज साहब को थोड़ा सा वो हुआ, वो कहने लगे ऐसा है मैं अब यहाँ से डिक्री कर दूंगा, तो उसमें कोर्ट के आदमी जाएंगे, आपका सारा सामान जो है घर के बाहर रख देंगे और इनको चाबी दे के पोजीशन दे सकते हैं, कोर्ट में इतनी पावर है। तो उससे वो थोड़ा लड़का जो है घबरा गया, जो है वो घबरा गया। तो वो कहने लगा अच्छा मेरे को फिर थोड़ा ये टाइम दे दें जो है। तो जज साहब ने मेरी तरफ मुंह करके बोले कि आप इनको जो है कुछ टाइम दे सकते हैं, 1 महीने का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उसने मार्च में खाली करना था, तो आप 1 महीने का इनको टाइम दे दो। मैंने कहा जी हाँ 1 महीने का टाइम मैं दे सकता हूँ। तो जज साहब ने जब मेरी तरफ से ये हाँ भर दी, तो उसको उन्होंने कहा हम इसको राइटिंग में एक ऑर्डर निकाल देते हैं। जब इतने में मेरा वकील भी जो है, जो बड़ा वकील था, वो भी आ गया। तो उसमें ये लिखवाया गया कि दिस सेटलमेंट इज ओनली फॉर द रेंट, जो उसके बिजली के बिल, पानी के बिल पेंडिंग जो पड़े हैं सारे के सारे जो है इसमें देने हैं। तो उसमें ऑर्डर लिखवाया गया कि जो मेरा 6 महीने का किराया था वो मार्च के फर्स्ट वीक में ये दे देंगे, फर्स्ट वीक के अंदर अंदर, और जो अप्रैल का भी जो एक्सटेंडेड है उसका किराया भी मेरे को जो है वो खाली करने से पहले दे देंगे, जो है वो चाबी मेरे को हैंड ओवर कर देंगे। और सरप्राइजिंगली 3 दिन के बाद वो लड़का आया मेरे घर में और मेरे को वो जो मेरा पेंडिंग चेक थे वो सारा अमाउंट देके गया। और अप्रैल के महीने में उसने जो है 22 को 31 तक खाली करना था, वो 22 को ही मेरे पास आ गया
कहता है जी मैंने 1 हफ्ते का रेंट आपका निकाल के बाकी सारे पैसे आपके ये ले लो और ये चाबी ले लो, मैंने खाली कर दिया। हम सरप्राइज। अब ये देखिए कौन करा सकता है। दूसरी हेयरिंग में ही हमारा जो है फ्लैट खाली हो गया, जबकि मेरे को ये टेंशन बनी हुई थी कि ये खाली नहीं करेगा, इसका वकील आएगा, फिर ये हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, 10-15 साल लग जाएंगे। मगर फिर मेरे को बाद में ख्याल आया कि जब वहां कोर्ट हेयरिंग में बैठे हुए थे मेरी थोड़ी थोड़ी फ्रेगनेंस सी आ रही थी, क्योंकि ये फ्रेगनेंस को हमने महसूस पहले भी किया हुआ था, मगर हम उस वक्त इतने उलझे हुए थे कि उस वक्त इस चीज के बारे में ख्याल ही नहीं आया कि वो जो जज बोल रहा है वो बायस होके बोल रहा है। कभी जज बायस होके नहीं बोलता। जब उसने कहा कि भाई आपका सामान बाहर रख दिया जाएगा और आपको ये खाली चाबी ताला लगा के इनको चाबी दे देंगे हम, जो ऐसा कोई नहीं बोल सकता जो है। फिर हमें ख्याल आया कि ये सब गुरुजी ही करा रहे थे। जिनको गुरुजी पर विश्वास है वो हर पल अपना जो है वो मानते हैं कि ये गुरुजी ही सब करवा रहे हैं। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं संगत से, जो नई संगत जुड़ रही है, उनसे करना चाहता हूँ कि हमें मंदिर में जाते हैं, अब कई नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। पहले इतनी संगत अब हो गई है पूरे वर्ल्ड ओवर। मैंने गुरुजी के सत्संग जो है वैंकूवर में भी सुने हैं, मैंने कैलगरी में भी सुने हैं। मैंने वैंकूवर में तो हम रहते हैं, वहाँ रेगुलरली जाते रहते हैं। कैलगरी में भी मैं गया था, वहाँ भी 3-4 जगह मैंने सत्संग सुने जो है। कहने का मतलब ये दुबई में, कैलगरी में, कुवैत में, न्यूयॉर्क में, कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं है जहाँ गुरुजी का सत्संग ना होता हो। तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे नहीं जुड़ जाते कि भाई आपने यहाँ गए और गुरुजी के उसमें जुड़ गए। आप जो है उनको कुछ दिखाई देता तो जुड़ते हैं। अगर कई नई संगत जो है वो बड़ी थोड़ी सी मिसलीड हो रही है। कुछ लोग जो है इवन दिल्ली में भी या फरीदाबाद में भी वो सेल्फ स्टाइल गुरु बनने की कोशिश करते हैं। वो लोगों को मिसलीड करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई हमें गुरुजी ने पावर दे दी है और जैसे हम कहेंगे आप वैसे करो, आपका लोटा हम वो ब्लेस करेंगे, आपकी सब चीजें ब्लेस करेंगे। जो है वो अपना ही कुछ वो बनाना चाहते हैं। मगर उनके साथ भी जिन्होंने ये ऐसे किए हैं तो सारी संगत को, जो पुरानी संगत को, सबको मालूम है कि उनके साथ क्या हाल हुआ है। तो मेरी सारी संगत से ये रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी से डायरेक्ट जुड़े। इसका कोई भी और मीडिया नहीं हो सकता, कोई बिचौला नहीं हो सकता, कोई आपको गुरुजी से नहीं मिलवा सकता। कोई अगर आपको कहता है वो गलत कहता है। आप गुरुजी के साथ बैठे, आप गुरुजी के स्वरूप से बातें करें और गुरुजी आपकी सारी बातें सुनेंगे और जैसा गुरुजी चाहेंगे वो आपके साथ वैसा ही होगा। आप ये सोचें कि गुरुजी की शरण में आ गए तो हम शायद अमर हो गए। कई जो संगत के लोग आते हैं जिनके घर में किसी की प्रॉब्लम है, किसी की बीमारी है, किसी का कैंसर है, अगर वो ये सोचें कि भाई गुरुजी सबका कैंसर ही ठीक कर देंगे या सबकी बीमारियां ठीक कर देंगे, वो कहना सही नहीं है। हाँ, गुरुजी के यहाँ आने पर आपको इतनी शक्ति आ जाती है कि आप उन चीजों को सह सके। जो है ये जरूर है कि गुरुजी ने काफी परसेंटेज तक जो है लोगों की बीमारियां भी ठीक किया, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, उनके घर के मामले भी साफ किया, सब कुछ किया। मगर आप ये सोचें कि भाई गुरुजी हमें उनकी शरण में आ गए तो हम अमर हो गए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक ना एक दिन तो सबने जाना ही है। जो है तो आप गुरुजी से सच्चे मन से जुड़िए, किसी को बीच में मत लाए और उनसे गुरुजी से ध्यान लगाएं, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। आपको देखना कितनी शांति मिलेगी। इसके साथ में आपने मेरे और सत्संग बहुत है, फिर कभी मैं सुनाऊंगा,
मगर इस वक्त मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर तरीके से आपने गुरु जी के स्वरूप का, गुरु जी की कृपा का बखान किया हम सबके लिए। संगत जी, गुरु जी को एहसास करने की जरूरत है हमें। गुरु जी हमारे सांसों में है, हमारे हर काम में है वो। यस। हमें सिर्फ महसूस मतलब ये करना है, हम सिर्फ यही ढूंढे कि वो कैंसर ठीक हुआ या ये हुआ और ये बहुत बड़ा काम हो गया। हमारी जो हम सोचते हैं कि ये काम हमारी वजह से बन गए, वो सब गुरुजी बन गए। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात आज आपने बताई, और जो आपने जो एंड में जो मैसेज दिया अंकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। गुरुजी में फेथ है तो फिर इधर उधर कहाँ भटकना, क्यों भटकना, उसका कोई कारण नहीं है मुझे समझ में आता। जब गुरुजी खुद कह के गए हैं कि आप मेरे से बातें करो, मेरे स्वरूप से बातें करो, तो फिर मिडिल मैन के पास क्यों जाना। जब वो कह रहे हैं सारी समस्याओं के लिए मैं हूं, आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूं हमेशा। और जैसा अंकल ने बहुत सुंदर बात ये कही कि वो हमें, अगर हमारे पर कोई कष्ट आता है और वो कष्ट हमें झेलना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि गुरु हमें और ताकतवर बना रहा है, कि गुरु चाहता है कि हम दुनिया में रहना है तो चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अंकल, कई लोग जो बड़ा गलत प्रचार भी करते हैं। जी जी जी। एक बार जो हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे, तो हमें हमेशा होता है कोई अगर लिफ्ट मांगता है तो हम दे देते हैं। जी जी जी। कहीं तक जाना है तो एक आंटी हमारे साथ बैठी, वो मेरी आंटी भी बैठी थी, तो वो अपना सत्संग कहती, जी हमें किसी ने कहा है, मैं तो गुरुजी का जो दिव्य आभा है वो एक एक पेज पढ़ती हूँ और उसको खा लेती हूँ मैं। और बड़े शॉक्ड, ये क्या कह रही है। कहती, जी मेरे को किसी ने कहा है कि जो जो आप करते हो वो एक एक पेज साथ साथ में खाते जाओ। नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं अंकल। आजकल इतने गुरुजी की तरह से आप इतने सोमवार रखोगे, आपका गुरुजी का वो मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी नई नई चीजें आ रही हैं। जी जी जी। जिन भ्रमों से गुरुजी हमें निकालने आए थे, उन्हीं में हम मतलब किसी के कहने पर तो जा रहे हैं, किसी और को क्या दोष दें, खुद हमें भी तो थोड़े अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा ना दिमाग का, कि भाई ये मतलब ठीक है। चीजें सुनने को मिल रही हैं अंकल। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जीवन में मान मर्यादा का ना बहुत कीमत होती है। जीवन में हमें इतने बड़े गुरु मिले हैं, उनका मान कैसे करना है, उन्होंने जो मर्यादाएं हमें सिखाई हैं, उन मर्यादाओं में कैसे रहना है, ये बहुत, ये गुरु तो मतलब गुरु आए, दर्शन दिए और वो दिव्य रूप में समा गए। बिल्कुल। अब हमारे सामने उनका दिया हुआ ज्ञान है, जो आप सत्संग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें अनेक बातें आपके मतलब के लिए होती हैं। हम सबके लिए, किसी के लिए कोई बात होती है, किसी के लिए कोई बात होती है, उन्हीं से लाभ उठाएं। यही हमारी सबकी जो भी संगत है, जिन्होंने गुरुजी के दर्शन पाए हैं, जिनको गुरुजी ने कुछ समझाया है, कुछ बताया है, वो हम आपके साथ बांटते हैं सत्संगों के माध्यम से। इसलिए प्लीज 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है, और आप जिनको भी आगे जानते हो उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि बेकार के चौंचलों में, भ्रमों में ना पड़े। गुरुजी हमें इसी से ही बाहर करने आए। बिल्कुल। तो संगत जी, अब हम मंत्र जाप करेंगे और फिर आज्ञा ले लेंगे आज के लिए। अगले रविवार फिर इकट्ठा होंगे। जय गुरु जी। थैंक यू अगेन सुरेश अंकल, थैंक यू गुरु जी।